हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 5.6 जिसमें उसने कहा हुआ है कि फाइंड वी नॉट विद थेवेनिन्स थ्योरम। तो बच्चों यहाँ पे हमने थेवेनिन्स का थ्योरम लगाना है। देखें, मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल जो की थी एग्जांपल 5.5 उसमें मैंने दोनों थ्योरम्स एक्सप्लेन किए हैं, थेवेनिन्स क्या होता है, नॉर्टन्स क्या होता है। तो आपने उस एग्जांपल से समझ लेना उन बच्चों ने जो यहाँ पे न्यू आए हैं, ठीक है। क्योंकि मैं ज़्यादा डीप जाके एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इसमें एग्जाम्पल में, क्योंकि ये इसकी वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। तो देखो बच्चों, थेवेनिन्स थ्योरम से सिर्फ करना। तो थेवेनिन्स कहता था, थेवेनिन्स एक कह लें दर्जी टाइप सा इंजीनियर था। उसने कहा था कि जहाँ पे हम इतने इतने लंबे सर्किट को हल करने बैठ जाते हैं, उससे अच्छा कि हम कहीं पे भी कट लगा लेना है, तो हम उस सर्किट को पहले उतना सॉल्व कर लें कट लगा के, फिर बाकी सर्किट के साथ जोड़ के ओवरऑल अपना काम कर लें, ठीक है। अब देखो, मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी कट करके पहले यहाँ तक के वोल्टेज कैलकुलेट कर लूँ और रेजिस्टेंसेस कैलकुलेट कर लूँ, फिर आगे लगा लूँ, ये भी मेरा हो सकता है। यहाँ पे कट लगा के इतना सर्किट पीछे वाला हल करके आगे वाले सर्किट से जोड़ लूँ। तो मुझे मेरा मेरा ज़हन कहता है कि यहाँ से कट करना चाहिए, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। देखो, यहाँ से मैंने सर्किट को कट कर लिया, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से मैंने सर्किट को कट कर दिया, ये कैंची लग गई, ठीक है, कैंची लग गई। ऐसे ही मैंने चैप्टर एग्जाम्पल 5.5 में समझाया। जिन बच्चों ने समझना वो जाके समझे। तो ये मैंने कट लगा दिया, यानी कि कैंची लगा दी। आगे वाला सर्किट अब अलहदा हो गया, ये पीछे वाला सारा सर्किट है, इसको रीड्रा किया जाएगा अकॉर्डिंग टू थेवेनिन्स थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो थेवेनिन्स कहता था बच्चों, जहां पे आपने कट लगाया वहां पे आपने ओपन सर्किट लगा देना। ओपन सर्किट मींस ओपन पोल्स छोड़ देना, और वहां पे वीओसी वोल्टेज के नाम से एक वोल्टेज फाइंड आउट करनी है मेंशन करके। तो देखें, बाकी सर्किट एज इट एज ड्रा हो रहा है, जो जहां पीछे था हमने जहां पे कट लगाया वहां तक। जरा गौर करना, ये करंट सोर्स भी आपका वैसे का वैसे ही है अपनी जगह पे, 2 मिली एम्पेयर, ठीक है, इस तरह से। और ये कितना था, 2 किलो ओम। और देखें, जहां पे हमने कट लगाया है उस कट वाली वायर की जगह हमने ओपन पोल इस तरह से लगा देने हैं, और यहाँ पे हम वीओसी वोल्टेज मेंशन कर देंगे, ठीक है। ये थेवेनिन्स का कहना था। अब ये वीओसी वोल्टेज मुझे पहले कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो बच्चों देखो, यहाँ पे हम कुछ भी लगा सकते हैं। हम चाहें तो अपना वो काम कर सकते हैं, क्या नाम है। अब वीओसी वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए ना, या यहाँ पे बच्चों मेरे लिए ना बात सुने, यहाँ पे मेरे लिए नोडल एनालिसिस टेक्निक ज़्यादा बेटर रहेगी। क्योंकि नोडल एनालिसिस टेक्निक यहाँ पे इसलिए ज़्यादा बेटर रहेगी क्योंकि अगर मैं लूप एनालिसिस लगाता हूँ, देखो बच्चों, केवीएल की मदद से यहाँ से मैं करंट्स तो फाइंड आउट कर लूंगा, लेकिन यहाँ पे है ये करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स के सामने। तो मैं कैसे फाइंड आउट कर पाऊंगा कि यहाँ पे जो वीओसी के क्रॉस मतलब कि वीओसी वोल्टेज कितने हैं, क्योंकि मुझे इस वायर की रेजिस्टेंस नहीं पता। दैट्स वाई इस प्रॉब्लम से सुलझने के लिए मेरे पास नोडल एनालिसिस टेक्निक ज़्यादा बेटर रहती है। मतलब कभी कभार भी कभी भी ऐसा हो ना कि आप वोल्टेज इस तरह से फाइंड आउट करना चाह रहे हो और उसके क्रॉस करंट सोर्स हो, तो आप कोशिश किया करो नोडल एनालिसिस टेक्निक का इस्तेमाल किया करो। नोडल एनालिसिस हमने नोड कंसीडर कर लेना बच्चों। देखो, ये एक नोड है। नोड वो पॉइंट होता है जहां पे एक से ज्यादा चीजों की वायर अटैच हो। तो यहाँ पे 3 चीजों की वायर अटैच है, 3 रेजिस्टर्स की। तो यहाँ पे हम नोड ले लेंगे V1 के नाम से। यहाँ पे हमने वोल्टेज मेंशन कर दिया क्योंकि नोड के ऊपर वोल्टेज ही मेंशन करना है हमने। उसके बाद ये एक पूरा सरफेस नोड है, ये पूरी सरफेस एक पूरा नोड है, क्योंकि इसके सेंटर में देखें कहीं रजिस्टर नहीं आ रहा, यानी कि सारी की सारी वायर्स नीचे आके जुड़ी हुई हैं। तो इसको एक सरफेस नोड कहा जाता है, और इसको न्यूट्रल करना पड़ता है क्योंकि एक नोड का न्यूट्रल होना जरूरी होता है जब भी हम नोडल एनालिसिस टेक्निक लगाते हैं। ये चैप्टर 3 से आप समझ सकते हो हमारी प्लेलिस्ट में से, ठीक है। उसके बाद बच्चों, यहाँ पे अब एक बाइनरी नोड हमें कंसिडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे नोड कंसिडर करना ही पड़ेगा ताकि मैं बाद में वीओसी वोल्टेज कैलकुलेट कर सकूं। तो यहाँ पे भी आपने एक नोड कंसीडर कर लेना। लेट्स से यहाँ पे हम V2 वोल्टेज के नाम से वोल्टेज ले लेते हैं। आप देखो बच्चों, VOC की क्या इक्वेशन बनेगी, जैसे आपको पता है, मैंने ये प्रीवियस में भी आपको बताया था, अभी फिर से बताता हूँ। ये ऐसे ही जैसे सुपर नोड की कंडीशन है, जैसे V2 ऐसे ऊपर लगा हुआ है और ये करंट सोर्स के क्रॉस है ना वोल्टेज, इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज सोर्स ही एक लिहाज से लगा हुआ। अगर हम यहाँ इस वायर में से जाने की बजाय इसमें से गुजर जाए, तो ये ऐसे कंडीशन है जैसे देखो इस तरह से ये VOC लगी हुई है, प्लस माइनस VOC, और ऐसे जाके आगे ये वायर नीचे जाती है, जाके न्यूट्रल से अटैच हो जाती है। ऐसे इस तरह से ये अटैच है, यानी ये दो नोड्स के दरमियान VOC वोल्टेज है। तो लिहाजा इसकी इक्वेशन क्या बनेगी VOC की, VOC इज इक्वल टू, देखो बच्चों क्या बनेगी, जिस तरफ इसका पॉजिटिव पोल है वो वाले वोल्टेज प्लस में लिखे जाएंगे, और जिस तरफ इसका नेगेटिव पोल है वो वाले वोल्टेज माइनस में लिखे जाएंगे, -0। तो क्या आ गया, V2 के इक्वल आ गया, यानी कि जो V2 की वैल्यू आने वाली है वही हमारे VOC की वैल्यू होगी। तो चलो आओ कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं।
आपको पता है मैंने नोडल एनालिसिस टेक्निक का स्टार्ट लिया है, तो लिहाजा मुझे केसीएल लगाना होगा जो जो मैंने नोड लिया। बच्चों यहाँ पे मैंने बाइनरी नोड इस वजह से नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे लेना बनता ही नहीं है। यहाँ पे आप लोगे आपका काम बड़ा हो जाएगा। आप उस वक्त बाइनरी नोड को कंसिडर करना हमेशा केसीएल में जब आपको जरूरत पड़े। यहाँ पे हमें जरूरत थी क्योंकि यहाँ पे हमें वीओसी कैलकुलेट करने थे, दैट्स व्हाई मैंने ये वाला बाइनरी नोड कंसिडर किया। सारे बाइनरी नोड कंसिडर नहीं करने, जो बाइनरी नोड आपके लिए जरूरी है ना उसको कंसिडर करना है जब आपको करना पड़े। तो केसीएल पहले लगाते हैं नोड 1 के ऊपर, तो अप्लाई केसीएल एट नोड 1 ये आप लिख लीजिएगा। तो केसीएल का मतलब होता है किरचॉफ करंट लॉ। हमने हर एक चीज के बच्चों हर एक चीज यानी कि हर एक वायर की करंट लिखनी है, ठीक है। तो लिहाजा इस वायर इस नोड के घेरे में कितनी वायर्स आ रही हैं, 3 वायर्स आ रही हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। तो लिहाजा मुझे देखो तीनों की करंट्स नहीं पता। तो केसीएल कहता था सम ऑफ एंट्रिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट। मैं क्या करता हूँ V1 में से एक करंट लीव करवा देता हूँ, मतलब कि अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ इसकी इक्वेशन लिखना चाह रहा हूँ, I इज इक्वल टू V ओवर R। जब करंट का पता नहीं है तो ओहम्स लॉ तो लगा सकता हूँ ना। यहाँ से जब मैंने करंट लीव करवाई तो इसका कहना होता है जब करंट को आप जहां से लीव करवाते हो उसी वक्त आपका लिखना बन जाता है V1 माइनस, क्योंकि करंट इसमें से लीव हुई है V1 में से। ये करंट आगे जाती है 3 किलो ओम में से गुजरती है, आगे जाके पॉजिटिव पोल में एंटर करती है 12 वोल्ट के, लिहाजा प्लस 12 यहाँ पे पुट होगा, प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा। आगे जब इस वोल्टेज सोर्स में से करंट लीव करेगी फिर से माइनस आएगा, यानी कि जिस वोल्टेज सोर्स में से करंट लीव करेगी माइनस ही आएगा। और ये करंट उस वक्त तक बच्चों नहीं रुकेगी जब तक ये न्यूट्रल में पहुंच नहीं जाती। तो लिहाजा देखो ये न्यूट्रल में आगे जाके पहुंच गई लास्ट नोड में 0 वोल्ट वाले में, तो लिहाजा आगे आ जाएगा -0। और जितनी रास्ते में आपको रेजिस्टेंस देखने को मिली वो आ जाएगी बटे में, वो क्या है 3K। सिर्फ इस वायर में 3 किलो हम हमें देखने को मिली। अब बात आ जाती है इस वायर की। ये भी देखो बच्चों मुझे इसकी भी करंट का नहीं पता, तो लिहाजा मैं एक करंट लीव करवाता हूँ V1 में से, तो उसी वक्त लिख दूंगा V1 माइनस। मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिविंग करंट लिखी है, राइट हैंड साइड पे लिखूंगा इज इक्वल टू के एंटरिंग करंट्स। तो देखो बच्चों बात पता क्या है, एंटरिंग करंट्स आपको पता है ये इस वजह से मैं कह रहा हूं क्योंकि केसीएल का मतलब ये होता है द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स, यानी कि जितना करंट एंटर करता है उतना ही लीव करता है, ये केसीएल ने कहा था। तो लिहाजा V1 माइनस 0 हो गया क्योंकि करंट इसमें से जब लीव करेगी फिर जाके 0 में ही एंटर कर जाएगी, और बटे में आ गया सीधा सीधा 6K क्योंकि रास्ते में 6 किलो ओम रेजिस्टेंस आई है। इस वायर की लिखूं तो देखो इस वायर की भी मुझे करंट का नहीं पता, तो यहां से भी करंट लीव करवा रहा हूं, तो लिहाजा लिविंग साइड पे ही लिखूंगा। तो करंट लीव हुई V1 में से V1 माइनस और जाके एंटर हुई V2 में, तो लिहाजा आ गया V1 माइनस V2 वोल्टेज और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई 2K। देखो सारी वायर्स मैंने कवर कर ली, तो इज इक्वल टू 0 लिख दो क्योंकि एंटरिंग करंट कोई आई नहीं है, इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे ये 12 वोल्ट लिखा हुआ इस वजह से मैंने नीचे करके 0 लिख दिया, ठीक है। अब देखो बच्चों मुझे इसका बटा खत्म करना है, ये जो बटा इसका बन रहा है, तो इसका एलसीएम जो आएगा ना, एलसीएम से जब आप मल्टीप्लाई दोगे तो इसका बटा खत्म हो जाएगा। इसका एलसीएम बनता है 12K से ज़रब दो तो इसका ओवरऑल खत्म हो जाता है, ठीक है। 12K से अगर आप नहीं 12K तो नहीं 6K से ज़रब दो पूरी इक्वेशन को, आपका ये बटा खत्म हो जाएगा, ठीक है। 6K से मैं पूरी इक्वेशन को क्या करने लगूँ, मल्टीप्लाई देने लगूँ। यहाँ पे जब 6K ज़रब हुआ देखो बच्चों K से कैंसिल होगा, 3 1s are 3 2s are 6, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो क्या आ जाएगा 2V1 माइनस 2 12 बार 24 होता है, ठीक है। यहाँ पे जब 6K ज़रब होगा 6K और 6K पूरे का पूरा कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ V1 रह गया। 0 वगैरह मैं खत्म करता जा रहा हूँ क्योंकि आपको पता है -0 वो ना होने के बराबर है। यहाँ पे जब 6K ज़रब खाएगा K से कैंसिल, 2 1 बार 2 3 बार 6, तो ऊपर 3 ज़रब खा जाएगा 3V1 माइनस 3V2 और इज इक्वल टू 0 था तो वो 0 ही रह जाएगा। अब इस इक्वेशन को ना एक इस फॉर्म में लिख ले ताकि आप इसमें बच्चों मैट्रिक्स मेथड में लिख के आप इसको वो इसके वेरिएबल्स निकाल सकें। तो देखो ये कितना बनता है V1 3 1 4 4 और 2 6 6V1 और V2 है -3V2 और ये 24 उधर जाके +24 हो गया क्योंकि इधर -24 था। इसको इक्वेशन 1 का नाम दो। अब नोड 2 के ऊपर KCL लगाओ, ये हमारा नोड 2 है। तो देखो बच्चों नोड 2 के ऊपर मैं KCL लगाने लगा हूं, अप्लाई KCL एट नोड 2। तो देखो इसके घेरे में सिर्फ 2 वायर्स आ रही हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। इस तरफ मैं करंट को अगर लीव करवाता हूं, क्योंकि इस तरफ मुझे देखो ना इस वायर की करंट का नहीं पता, तो मैं इस नोड में से करंट लीव करवा देता हूं, तो उसी वक्त लिख देंगे V2 माइनस, क्योंकि इस नोड में से करंट लीव कर रही है और जाके एंटर होती है V1 में, तो लिहाजा ये आ गया V2 माइनस V1 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो बटे में आ गई 2K। उसके बाद देखो एक एंटरिंग करंट है, एक करंट एंटर कर रही है, लिहाजा उसको इज इक्वल टू की इस तरफ लिखेंगे, क्योंकि मैंने कहा था सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स, यानी कि एक साइड पे आप एंटरिंग करंट्स लिखोगे, एक साइड पे लिविंग, तो ये लिविंग हो गई और इस साइड पे एंटरिंग करंट्स। राइट हैंड साइड पे आपने हमेशा इज इक्वल टू की लिखनी करनी है एंटरिंग करंट्स। तो देखो कौन सी एंटर कर रही है 2 मिली, तो ये आगे इस साइड पे,
ठीक हो गया। तो ये देखो 2 के सीधा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाना है, इसका एलसीएम से मल्टीप्लाई देने की जरूरत नहीं है, 2 के उधर मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है। तो ये इक्वेशन आ जाएगी इस तरह से, देखो मैं V1 पहले लिख लेता हूँ, -V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 2 के जब इससे मल्टीप्लाई होगा 2 2 बार 4 और किलो और मिली कैंसिल हो जाते होता है, तो ये 4 बन जाएगा। तो ये इक्वेशन 2 आपकी आ गई। ये मैंने V1 इस वजह से लिखा क्योंकि ये मैट्रिक्स मेथड में लिखने के लिए एक तरीका होता है कि हमने एक सीक्वेंस के साथ वेरिएबल्स लिखने होते हैं। देखें सीक्वेंस में क्या V1 पहले है उस इक्वेशन में, तो लिहाजा इसमें भी ऐसे ही होना चाहिए। तो लिहाजा बच्चों अब इसको मैं मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर दूंगा। जिन बच्चों को ये नहीं पता कैसे करते हैं वो जाके हमारी एग्जाम्पल नंबर 3.1 की वीडियो देखें, मैंने वहां पे बताया होगा कैलकुलेटर की मदद से कैसे इसको सॉल्व कर लेते होते हैं। तो इनके पहले कांस्टेंट लिखेंगे जो इनके साथ हैं दोनों इक्वेशंस के, -1 है इसके साथ, इसके साथ +1 है, और इनके वेरिएबल्स को कॉलम वाइज लिख देंगे। V1 है पहले, फिर V2 है, फिर इज इक्वल टू वाले नंबर भी ऐसे ही कॉलम वाइज आ जाएंगे। पहली इक्वेशन में क्या है 24 और दूसरी इक्वेशन में है 4। तो इसको मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करता हूँ, देखें मुझे V1 और V2 की दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। फिर आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, मुझे थोड़ा टाइम दें। तो ले तो बच्चों मेरे पास वैल्यूज आ गई हैं इनकी। V1 की वैल्यू आ रही है 12 और देखें V2 की वैल्यू, ये ऐसे कैलकुलेटर आपको वैल्यूज दे देता है। V1 की वैल्यू आई है 12 वोल्ट और V2 की वैल्यू आई है 16 वोल्ट, 12 वोल्ट एंड 16 वोल्ट, ठीक है। यानी कि V2 की वैल्यू मिल गई, यही VOC की वैल्यू थी। तो यहाँ पे जब मैं पुट करूंगा तो ये क्या आ गई, V2 की वैल्यू 16 वोल्ट, यानी कि VOC की वैल्यू आ गई हमारे पास 16 वोल्ट। अब बच्चों आपने R थेवेनिन्स निकालनी है, फिर सर्किट आगे आप अटैच कर पाओगे। R थेवेनिन्स कैसे निकालनी है, R थेवेनिन्स निकालने का ये तरीका होता है, जहाँ पे VOC आपने लगाया हुआ था वहां पे आपने ओपन सर्किट ही छोड़ के R थेवेनिन्स मेंशन कर देना है, और सर्किट के अंदर जहां जहां करंट सोर्सेज है उनको आपने क्या कर देना, ऑफ करना है। तो ऑफ करने का मतलब होता है, आपको मैंने बताया था ये सुपरपोजिशन थ्योरम है, तो जब करंट सोर्स ऑफ होता है वो ओपन सर्किट से रिप्लेस होता है, और जो वोल्टेज सोर्स है उनको शॉर्ट कर देना है। यानी वो भी ऑफ ही होते हैं लेकिन शॉर्ट वायर से रिप्लेस हो जाते हैं। तो ये देखो 12 वोल्ट ऐसे शॉर्ट वायर से रिप्लेस हुआ यहाँ पे इस जगह पे, तो ये आ गया 3 किलो ओम ऐसे। उसके बाद आगे लगा हुआ था 6 किलो ओम, तो ये आ गया आपका 6 किलो ओम, ठीक है जी। उसके बाद देखो बच्चों आगे 2 किलो ओम का ये रेजिस्टर लगा हुआ है ऐसे, और आगे ये करंट सोर्स लगा हुआ है बच्चों, इसने ऐसे ओपन हो जाना है, ऐसे ओपन वायर आ जानी है इसकी। तो ओपन वायर के होने या ना होने का एक ही मतलब होता है, डेट्स वाइज को मेंशन करने का मकसद तो नहीं बनता, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये यहाँ पे मेंशन किया। R थेवेनिन्स आ जाएगी VOC की जगह, ठीक है, जहाँ पे VOC मेंशन थी, ये देखें यहाँ पे। और अब हमने इसको मालूम करना है। तो देखें बच्चों ये R थेवेनिन्स कैसे निकालते होते थे, हम रिलेशनशिप चेक करते थे रेजिस्टर्स के, पहले भी हमने ये निकाली हुई है चैप्टर 2 में। अब देखो 6 किलो ओम और 3 किलो ओम के दरमियान अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन हो रहा है। यहाँ पे इनका अपर टर्मिनल वायर का कॉमन हो रहा है और लोअर टर्मिनल ऐसे नीचे जाके यहाँ पे कॉमन हो रहा है 3 किलो ओम का 6 किलो ओम के साथ। तो यानी ये दोनों क्या हुए आपस में पैरेलल में हुए। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, यहाँ पे मैं निकालूंगा इनका सब ओवरऑल R थेवेनिन्स, क्योंकि मेरे पास जगह कम है, आगे मैंने यहीं पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है ओवरऑल जो रह गया, ठीक है बच्चों। दैट्स व्हाई मैं यहीं पे कर रहा हूँ, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि जगह कम है ना, तो मैं चाहता हूँ यहीं पे पूरा हो जाए। मुझे पर्चे का कोई मसला नहीं है, मसला ये है कि आगे जाऊंगा तो फिर आपको प्रीवियस शेप नजर नहीं आएगी। तो देखो R1 के नाम से मैं इन दोनों का निकाल लेता हूँ पैरेलल, 6 और 3 का, तो ऊपर वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नीचे सम हो जाएगा 6 + 3, ठीक है। इसके नीचे वाला हिस्सा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 किलो ओम। अब देखो बच्चों ये जो 2 किलो ओम आया होगा ना, अब हमने इतना हिस्सा कट करके क्या किया है, यानी कि कट करने का यही मतलब मैं वहां पे भी आपको समझा रहा था, इतना हिस्सा हमने कट करके पीछे वाली रेजिस्टेंस दोनों का देखा क्या आता है, वो आता है 2 किलो ओम। तो हम क्या करेंगे, इतना हिस्सा जो कट करके यानी कि 2 रेजिस्टर की बजाय एक रेजिस्टर लगा देंगे जो कि होगा 2 किलो ओम का रेजिस्टर। तो देखो वो इस तरह से लग जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये देखो ये ऐसे 2 किलो ओम हमने लगा दिया, और आगे आपको पता है एक वैसे ही 2 किलो ओम का लगा हुआ था, और ऐसे आगे R थेवेनिन्स मेंशन हो जाएगी। ये देखें इस तरह से कुछ आ जाएगा वो R थेवेनिन्स, और कुछ इस तरह से ये 2 किलो ओम, ये जो प्रीवियस वाला था, और इन दोनों का जो आया वो 2 किलो ओम ऐसे आके अटैच हो गया, क्योंकि अपर टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड होगा उनका, और लोअर टर्मिनल वैसे ही आपको पता है नीचे कनेक्टेड था। तो R थेवेनिन्स हमने कैलकुलेट कर लेनी है। अब देखो कैसे होगी, जरा गौर करो। अब इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल बच्चों कॉमन है, दोनों रेजिस्टर के दरमियान दूसरा टर्मिनल दोनों का ओपन है। देखो इसका भी ओपन है, उसका भी ओपन है, यानी कि दूसरा टर्मिनल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। दैट्स व्हाई ये दोनों सीरीज में है, तो दोनों की रेजिस्टेंस जमा हो जाएगी। तो R थेवेनिन्स की क्या वैल्यू आ गई, 4 किलो ओम। तो बच्चों ये हमने इतना सर्किट सॉल्व कर दिया प्रीवियस का, और ओवरऑल उसकी रेजिस्टेंस भी निकाल दी। तो पता है अब थेवेनिन्स ने क्या कहा था, इतना काम करने के बाद आपने क्या करना होता है, आपने VOC के साथ अपनी R थेवेनिन्स को क्या करना होता है, सीरीज में लगा देना होता है। VOC वोल्टेज आ गए, ठीक है, कितने आए थे हमारे पास, 16 वोल्ट। कहां पे गए VOC,
ये VOC देखें 16 वोल्ट आए थे, तो 16 वोल्ट हमने यहाँ पे अटैच करवा दिए, और जो आर थेवेनिन्स होती है उसको आपने इसके साथ सीरीज में लगाना है। आर थेवेनिन्स कितनी आई है, 4 किलो ओहम, तो ये मैंने इसके साथ सीरीज में ऐसे अटैच कर दी इस VOC के साथ, क्योंकि इन दोनों के दरमियान देखो एक टर्मिनल सिर्फ कॉमन हो रहा है। बाकी आगे क्या करना है ये मैं बता रहा हूँ। देखो आगे ये करना है, जहां से आपने सर्किट को कट किया था ना, जो बाकी का हिस्सा रह गया उसको लाके आपने यहाँ पे आगे अटैच करवा देना। ये कहना था किसका, थेवेनिन्स का। तो देखो आगे ये वाला थोड़ा सा हिस्सा रहता है, उसको ला के अटैच करो और अपनी आउटपुट निकाल लो, जो आपका मेन मतलब के फाइंड आउट करना है आपने। तो ये 4 किलो हम था आगे, और साथ में यहाँ पे लगा हुआ था 8 किलो हम, और 8 किलो हम के क्रॉस ही V0 वोल्टेज थे जो हमने कैलकुलेट करने थे। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया, और इसी के क्रॉस हमने वोल्टेज फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ पे जरा बच्चों देखो दो काम हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कौन से। एक तो मैं ये क्या करूँ, इसमें एक करंट फ्लो करवाऊँ। देखो एक करंट यहाँ पे फ्लो होती है, क्योंकि ये एक सिंगल लूप है, यहाँ पे कोई भी एक करंट ले लो। लेट से हम कह लेते हैं यहाँ पे I1 के नाम से करंट फ्लो कर रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम हमेशा रखते हैं। तो यहाँ पे पहले मुझे KVL लगाना पड़े, मैं I1 कैलकुलेट करूँ, फिर ओहम जरा लगाऊँ, तो वो काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। उससे एक छोटा प्रोसीजर भी आपको याद होना चाहिए कि वोल्टेज डिवीजन रूल भी यहाँ पे लग सकता है ईजिली, क्योंकि एक बैटरी है सिर्फ सर्किट में, और बाकी रजिस्टर में ये वाले जो बैटरी के वोल्टेज हैं वो डिवाइड हो रहे हैं। ये मकसद है इसका असल। तो लिहाजा हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं V0 के ऊपर। तो V0 इज इक्वल टू वोल्टेज डिवीजन रूल लगने लगा है। जिन बच्चों को पता नहीं है वोल्टेज डिवीजन रूल कैसे लगता है, क्या होता है, वो जाके हमारी कंसेप्चुअल वीडियोस में से इसका कंसेप्ट भी ले सकते हैं। तो वोल्टेज डिवीजन रूल कहता है बच्चों, जिस रजिस्टर के ऊपर आप मतलब जिस रजिस्टर के क्रॉस आप वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हो उसकी रेजिस्टेंस ऊपर रखो, बटे में रखो टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट की, क्योंकि ये होता ही सीरीज में है। यानी कि इसकी अपनी और प्लस बाकी जो रेजिस्टेंसेज हैं 4K प्लस 4K मल्टीप्लाई करवा दो सप्लाइड वोल्टेज के साथ, यानी जो कि डिवाइड हो रहे हैं उस सप्लाई के साथ, तो वो है 16 वोल्ट। तो 16 वोल्ट के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, तो V0 की क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो ये आ रहा है 8/16, यानी कि 8 वोल्ट आने वाली है। देखो 8K/16K मल्टीप्लाई बाय 16, तो 16 से गया, K से गया, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास V0 की 8 वोल्ट।